Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह वीडियो होगा फजन्स रूल या फेजांस रूल। आज के वीडियो हम बात करेंगे कि किसी आयनिक बांड के अंदर कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर कैसे पैदा होता है। आप जानते हैं कि अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज में जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का वीडियो जो है मेडिकल इंजीनियरिंग, पीजीटी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीआईसी लेक्चरर और जो लोग जो हैं 11th-12th में हैं वे भी इस वीडियो को देखें क्योंकि यह वीडियो फ़ायदेमंद है। केमिकल बॉन्डिंग का लेसन तो वैसे ही बिना केमिकल बॉन्डिंग को पढ़े हुए आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग वाला लेसन का नाम ही रखा गया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो वीडियो वह फजन्स रूल है। इस पर एक सवाल मिनिमम एक सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। मेडिकल के एग्ज़ाम में और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस से पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला, इससे एक सवाल आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो है फजन्स रूल, तो आप रेडी हो जाइए। आज हम बताएंगे कि फजन्स रूल क्या है, ये बताएंगे फजन्स रूल में कितने पॉइंट है, ये बताएंगे फजन्स रूल की सहायता से आप कैसे किसी भी आयनिक बांड के अंदर कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर पैदा करेंगे और फजन्स रूल की सहायता से क्या क्या आप काम कर सकते हैं, ये सारी बातें आज में होगी। तो आप शुरू हो जाइए। फजन्स रूल, फजन्स रूल स्पेलिंग कहीं कहीं FAJAN है, FAZAN है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप स्पेलिंग बदल सकते हैं। फजन्स रूल आयनिक बांड के अंदर कोवेलेंट बांड का परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बांड इन किसमें, आयनिक बांड में IB लिख दे रहा हूँ। कोवेलेंट बांड का आयनिक बांड में परसेंटेज के बारे में फजन्स रूल है। मान लीजिए आपके पास एक एटम है A, दूसरा एटम है B। A ने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो A हो गया पॉजिटिव, B ने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो हो गया B हो गया नेगेटिव। आप जानते हैं कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है तो वह बदल जाता है कैटायन में। तो जो A पॉजिटिव होगा अपने एटम से छोटा होगा क्योंकि सभी कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो एटम के न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आकार सिकुड़ जाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तो एनायन बन जाता है। सारे एनायन अपने एटम से बड़े होते, माने कैटायन छोटा होगा, एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। जब दोनों पास थे, जब दोनों दूर थे तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन जैसे दोनों पास आते हैं, जब एकदम पास आते हैं, जैसे मान लीजिए इस एटम का आकार मान लीजिए इतना छोटा है, यह पॉजिटिव जो न्यूक्लियस को दिखा रहा है, और इस एटम का आकार मान लीजिए इतना बड़ा है, यह पॉजिटिव न्यूक्लियस को दिखा रहा है, ये ऊपर प्लस और ऊपर माइनस है। तब इनके बीच क्या हो रहा है, अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जब दोनों आयन और पास आ रहे हैं, एकदम सट रहे हैं, अप्रोच नियरर टू नियरर, तब यह चूंकि जो छोटा एटम है, जो कैटायन है, ये ज़्यादा जो छोटा, इसकी एटम की न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा है। ताकत जब ज़्यादा है तो यह अपने न्यूक्लियस की ताकत से इस बड़े एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने ओर खींचने लगता है, इसको बिगाड़ देता है, इसको बिगाड़ने लगता है। तो यह आपका क्या हो गया, कैटायन, ये आपका क्या है, एनायन। अभी इनके बीच में पोलराइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे दोनों पास आते हैं तो जो छोटा आयन जो कैटायन है इसको बिगाड़ करके इसको पोलराइज कर देता है, इसको डिफॉर्म कर देता है, इसको डिस्टार्ट कर देता है। तो यह इसको बिगाड़ देता है और यह इसको देख के बिगड़ जाता है। तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर आती है और इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी, मन जो छोटा कैटायन होता है उसके अंदर बड़े एनायन को बिगाड़ने की क्षमता है, तो इस क्षमता को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। जो बड़ा आयन है, जो एनायन है, उसके अंदर बिगड़ने की योग्यता है, इसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जब अब यह क्या करेगा, इनको बिगाड़ देगा। जब बिगाड़ देगा तो
न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन बिगड़ करके छोटे कैटायन के पास में चले जाएंगे। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग के साथ ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, तो यह घटना कहलाती है क्या? पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो हमारे कहने मतलब क्या होगा, ये दो एटम पास पास आते हैं, इसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो ये हो गया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, ये हो गया नेगेटिव। अब जब दोनों दूर दूर थे तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, लेकिन जब दोनों पास पास आते हैं, आप जानते हैं कि सारे पॉजिटिव आयन अपने एटम से छोटे होते हैं, सारे नेगेटिव आयन अपने एटम से बड़े होते हैं। जब ये पास पास आते हैं, जो छोटा कैटायन है अपनी ज़्यादा एटम के न्यूक्लियस की ताकत से, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की ताकत से इस बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, खींच करके इनके आकार को बिगाड़ देता है। यह घटना कहलाती है पोलराइजेशन ऑफ आयन कहलाती है। तो पोलराइजेशन आयन में दो चीज़ होती है, एक होती है कैटायन के अंदर पोलराइजिंग पावर और दूसरी होती है एनायन के अंदर पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर होती है। तो इसी पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का फैक्टर निकाला किसने? फजन्स ने। तो इसी फजन्स के जो इसका फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इन दोनों फैक्टर के लिए जो रूल है उसी के नाम रखा गया फजन्स रूल। तो मैंने अभी तक यह समझाया कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेशन कैसे होता है। अब हम बताएंगे आपको कि पोलराइजिंग पावर आप कैटायन पर कौन कौन फैक्टर से डालते हैं और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पे कौन कौन फैक्टर से डालते हैं। उसी फैक्टर के आधार पे हम निकालेंगे आपको फजन्स रूल। बात करेंगे अब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैटायन के पोलराइजिंग पावर पर असर डालते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एनायन के पोलराइजेबिलिटी पर असर डालते हैं। तो पहले हेडिंग है फैक्टर, लिखिए आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैटायन के पोलराइजिंग पावर पे असर डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। आप नोट डाउन करते चलें, रेडियस ऑफ कैटायन। किसी भी पॉजिटिव आयन का आकार जितना छोटा रहेगा, उस पॉजिटिव आयन की एटम की, उस पॉजिटिव आयन की ताकत उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन जो होगा पोलराइजिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। माने जैसे जैसे कैटायन का आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो रेडियस छोटी रहेगी तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा रहेगी। मतलब पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। इस बात को नोट किया जाए। माने जितना कैटायन की साइज जितनी छोटी रहेगी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी। दूसरा फैक्टर है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। इसके बारे में जान लिया, जब पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, ये दूसरा फैक्टर है। किसी भी कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका आकार उतना ही छोटा रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वैसे वैसे किसी भी कैटायनिक स्पीशीज पे प्लस चार्ज बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे आकार उसका छोटा जाता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वह चार्ज ऑन कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह दूसरी चीज़ आपको जानना है। मान कैटायन का आकार जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा।
कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फेरस आयन है और आपके पास फेरिक आयन है। अब कहा जाएगा दोनों कैटायनों में किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो फेरिक आयन की पोलराइजिंग पावर फेरस आयन से ज़्यादा है, क्योंकि फेरिक आयन का आकार छोटा है और फेरिक आयन के ऊपर ज़्यादा प्लस चार्ज है। मान जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैटायन की साइज छोटी होती जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है, अब बिगाड़ने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। किसी एनायन के इलेक्ट्रॉनिक डॉट को जल्दी खींच के उसको बिगाड़ देगा और उसको ओवरलैप कर देगा। यह हो गया दूसरा पॉइंट। इसको भी आप जान लीजिए कि किसी कैटायन की रेडियस जितनी कम पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा, और किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। और इन्हीं की रेशियो का नाम होता है आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है चार्ज अपान रेडियस। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह बीएससी पार्ट 1 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी। तो जो आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज अपान रेडियस एंड आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इस बात को रखा जाए। पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। यह मेरे दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन एक आंकड़ा है, एक रिसर्च है कि अगर किसी भी कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18 है तो उसकी पोलराइजिंग पावर उस कैटायन से ज़्यादा रहेगी जिस कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 है। मतलब कि अगर किसी भी कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस कैटायन की ताकत, उसकी पोलराइजिंग पावर उस कैटायन से ज़्यादा रहेगी जिसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CuCl और NaCl। देखिएगा ध्यान से, CuCl में Cl तो निगेटिव है लेकिन Cu प्लस है, ठीक। NaCl में Cl तो निगेटिव और Na क्या है? प्लस है, ठीक। इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकल के क्या बचा? 28। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा 2 8 18। इसमें 11 था, एक क्या बचा? 10। 10 का क्या होगा? 2 और 8। तो यह कहा गया है कि CuCl में Cu की पोलराइजिंग पावर Na प्लस से ज़्यादा होती है। तो यह एक आंकड़ा, एक रिसर्च है कि जिस कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18 होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उस कैटायन से ज़्यादा होती है जिसके बाहरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के 8 होता है। इस आधार पर CuCl में Cu प्लस जल्दी बिगाड़ेगा, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, लेकिन NaCl में Na प्लस की कम पोलराइजिंग पावर होगी। तो मैंने कहा है, अभी इसको समझाया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैटायन के पोलराइजिंग पावर पे असर डालते हैं। 3 फैक्टर हैं, रेडियस ऑफ कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन है। तो आकार जितना छोटा है, रेडियस छोटी रहेगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा रहेगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा पोलराइजिंग पावर भी नहीं, आकार जितना छोटा रहेगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा तब भी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और अगर किसी भी कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18 रहेगा पोलराइजिंग पावर तब भी ज़्यादा रहेगी। आपका 3 फैक्टर था किसके लिए? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के लिए। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का फैक्टर पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। और ये जो फैक्टर आएगा, 3 फैक्टर हो गया आपका पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए, और 2 फैक्टर हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी के लिए। तो आप लोग इसको लिखिए, क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ
एनायन, माने ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एनायन की पोलराइजेबिलिटी पर असर डालते हैं। तो मैंने कहा जब दो आयन पास पास आते हैं तो दोनों आयनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण से दोनों अपोजिट आयन आपस में होल्ड रहते हैं। इस प्रकार के बांड का नाम आयनिक बांड होता है। लेकिन जब दोनों आयन पास पास आते हैं, जो कैटायन होता है अपनी ताकत से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बिगाड़ करके उसको पोलराइज करता है, उसको डिफॉर्म करता है, डिस्टार्ट करता है और डिफॉर्म करने बाद उससे ओवरलैपिंग करता है। माने आयनिक बांड के अंदर अब धीरे धीरे कोवेलेंट बांड का परसेंटेज पैदा होने लगता है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसके अंदर होती है बिगाड़ने की क्षमता, उसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव आयन होता है उसके अंदर बिगड़ने की क्षमता होती है, उसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो अब ये जानना है कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर असर डालता है उसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ एनायन। तो एनायन का आकार जितना बड़ा रहेगा उतना बल्कि रहेगा, मोटा रहेगा। तो एटम के न्यूक्लियस बाहरी ऑर्बिट के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी। एटम का न्यूक्लियस अपनी ताकत से बाहरी ऑर्बिट को संभाल नहीं पाएगा, तो रहेगा लुदरुत रहेगा, तो वह आसानी से उसको बिगाड़ दिया जाएगा ना। जो ज़्यादा मोटा रहेगा आसानी से उसको हिला देगा। तो जब किसी एनायन की रेडियस ज़्यादा रहती है तो वह जल्दी बिगड़ता है, जल्दी डिफॉर्म होता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे रेडियस एनायन की बढ़ती जाती है पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। माने पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। दूसरा, चार्ज ऑन एनायन। मैंने कहा है और आप जानते भी हैं, पीरियोडिक टेबल में एक लेसन पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल के लेसन एक हमारा वीडियो था रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उसमें कहा गया था कि पॉजिटिव आयन अपने एटम से छोटे होते हैं, सारे नेगेटिव आयन अपने एटम से बड़े होते हैं। तो जैसे जैसे किसी नेगेटिव आयन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑर्बिट की साइज बढ़ती जाएगी और बिगड़ने में आसानी भी रहती है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा बिगड़ने की क्षमता भी रहेगी। माने एनायन की नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा तो आकार उसका बड़ा रहेगा, ज़्यादा बिगड़ेगा, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी मानी जाएगी। तो ये दो फैक्टर हो गया एनायन के पोलराइजेबिलिटी पर। एक क्या हो गया? रेडियस ऑफ एनायन। जितना ज़्यादा एनायन का आकार होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, बिगड़ेगा उतना जल्दी डिफॉर्म होगा। एनायन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा बिगड़ेगा, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो यह मैंने बता दिया नेगेटिव चार्ज पर एनायन की पोलराइजेबिलिटी पे कौन कौन फैक्टर असर डालते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पर और एक बार बताया था पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पर। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पर 3 फैक्टर थे और एनायन की पोलराइजेबिलिटी पर 2 फैक्टर थे, दोनों 5 फैक्टर हो गया। इन्हीं पांचों फैक्टर को हम कहते हैं फजन्स रूल। नंबर 1 फैक्टर क्या है? नंबर 1 फैक्टर है कैटायन की रेडियस जितनी कम रहेगी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा रहेगी, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा रहेगा, कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, किसी कैटायन पर नेगेटिव चार्ज किसी कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा रहेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर भी बढ़ेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, किसी कैटायन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18 रहेगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी, तो कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। 3 हो गया। नंबर 1, कैटायन की साइज छोटी रहेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर बढ़ेगा। कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर बढ़ेगा। कैटायन के बाहरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 18 रहेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तीसरा, अब आते हैं एनायन वाले पर। एनायन की साइज जितनी ज़्यादा रहेगी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, कोवेलेंट बांड का कैरेक्टर भी ज़्यादा रहेगा।
केटायन में साइज छोटी होनी चाहिए, एनायन में साइज को बड़ी होनी चाहिए। ये तीसरा नहीं है, चौथा फैक्टर है। पांचवा फैक्टर क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा तो पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो मैंने 5 आपको रूल बताया है। पहला, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन का आकार छोटा। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन के बाहर में इलेक्ट्रॉन 18। तीसरा। चौथा, कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए नेगेटिव एनायन का आकार बड़ा। पांचवा, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़्यादा कैरेक्टर के लिए नेगेटिव आयन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा। तो ये जो पांचों फैक्टर हैं, यही पांचों फैक्टर फजन्स रूल है। यह फैक्टर जितने स्ट्रांग रहेंगे, ये रूल जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ही कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, उतना ही एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही दोनों आयन के आपस में आसपास आने पोलराइजेशन बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, डिस्टॉर्शन बढ़ेगा। धीरे धीरे आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक नाम है फजन्स। इनका नाम रखा जाता है फजन्स रूल। इस रूल की सहायता से हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्या, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है। इसको आप अप्लाई कर सकते। आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कमज़ोर होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। कोवेलेंट बॉन्ड सॉफ्ट होता है, आयनिक बॉन्ड हार्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इनसॉल्युबल होता है लेकिन आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल होता है। तब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का परसेंटेज निकाल करके, कैरेक्टर को निकाल करके किसी मॉलिक्यूल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस और स्टेबिलिटी की व्याख्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यह आज का हो गया फजन्स रूल। आप इसको अप्लाई कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। एक बात और है, अगर आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ अधीरा केमिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। और कोई समस्या हो तो उस समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हमारा फ़ोन नंबर भी होगा अबाउट में, उसको देख करके आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। नमस्कार।